नमस्कार। एजुहितेन गोसाई यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा में 17वां काव्य नींव की ईंट हो तुम दीदी उसका अभ्यास करेंगे। उसके रचयिता युवा साहित्यकार, युवा कवि उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश जी ने काव्य के साथ साथ कहानी संग्रह की रचना की है। वे अनुवादक भी रह चुके हैं, पटकथाएं भी लिखी है, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी निर्माण उन्होंने किया है। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ है। उदय प्रकाश जी ने ये जो नींव की ईंट हो तुम दीदी काव्य रचा है, उसमें जो होनहार बच्चे उनके जीवन निर्माण की बात की है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और उनको ज्ञान प्रदान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। कभी उनकी दीदी उनके लिए पीपल की तरह, कभी डिबरी की तरह, कभी नदी की तरह, तो कभी चट्टान की तरह दिखती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। तो आइए देखते हैं नींव की ईंट हो तुम दीदी। पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। यहाँ पर कवि उदय प्रकाश अपनी जो बहन है उसके प्रति जो अनन्य श्रद्धा है, लगाव है, चाह है, वो प्रकट करते हैं कि अगर दीदी आप घर के पिछवाड़े का, मतलब घर का पीछे का भाग होता है खुला, वहाँ पर उगा हुआ एक पीपल का पेड़ होती तो हम वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, हम हारिल बनते और क्या करते, तुम्हारी जो खूब घनी हरी टहनियाँ है, मतलब हरी हरी पत्तियों वाली जो टहनियाँ डालियाँ है, उस पर हम बसेरा करते, हम हारिल पक्षी बनकर वहाँ पर अपना घर बसाते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। तो यहाँ पर उदय प्रकाश क्या बताना चाहते हैं कि हम हारिल पंछी की तरह है। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया जो अक्सर अपने चांच में तिनका लिए घूमती है, तो हम उस हारिल पंछी की तरह है और वो हमारी तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो घोंसले नहीं बनाते कहीं, वे कहीं पर भी घोंसले नहीं बनाते। घोंसला यानी कि घर, गुजराती में माला बोलते हैं। तो वो कभी घोंसला नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, और किसी एक जगह पर स्थिर होकर वो बसवाट नहीं करते हैं। दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह है। दूर पहाड़ों से वो चले आते हैं और फिर दूर जंगलों को उड़ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने आप को हारिल पंछी की तरह बताता है कि अगर आप पीपल का पेड़ बनेगी तो हम भी हारिल पंछी बनकर आपके साथ ही बसेरा करेंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। दोपहर में बहुत गर्मी होती है और
इतनी गर्मी शायद सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जो छां होती है बहुत ही ठंडी होती है। तो दीदी को पीपल की तरह बताता है कवि। क्यों? वैसे दीदी भी पीपल की तरह शीतलता प्रदान करती है, उनको सांत्वना प्रदान करती है, उनके पास उनको अच्छा लगता है और इसीलिए उन्हें वह शीतल यानी कि ठंडी छांव देने वाली पीपल की पेड़ की तरह वो लगती है। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। तो यहाँ पर कवि उदय प्रकाश अपनी दीदी को डिबरी की तरह बताते हैं, एक छोटे से दिए की तरह बताते हैं कि हे दीदी आप हमारे बचपन की डिबरी थी। जैसे दिया अंधियारे को मिटाकर उजाला यानी कि प्रकाश फैलाता है, उसी तरह हमारे बचपन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम आपने किया है। अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती से सोख कर जलती रही। जैसे जीवन में अभाव होते हैं तो अभाव रूपी यहाँ पर तलछट तेल यानी कि जो अचार होता है अचार, तो अचार की जो जार उसमें जो पीछे पड़ा हुआ जो तेल होता है उसे तलछट तेल कहते हैं। तो उसका जो बचा हुआ जो तेल है उस तेल का दिया बनाते हैं और उसमें कपास यानी कि रुई की बाती बाती यानी कि तिवेट डालकर उसका दिया जलाते हैं। तो ये जो दिया है क्या काम करता है कि वो जो तेल है उसे सोख कर वह जलता रहता है। तो तुमने भी वही काम किया है दीदी, तुमने भी हमारे अभाव रूपी जो जीवन में खुद कपास की बाती बनकर जो तेल थी उसको सोखती रही, यानी कि हमें खुद ने तो अभावों को सहन किया, अभाव में पली बड़ी, लेकिन हमको प्रकाश देती रही, हमको ज्ञान देती रही। इसके प्रकाश में हमने पहले पहल अक्षर सीखे थे। तो आपने हमें पहले पहल जो अक्षर ज्ञान है वह आपने दिया था और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है, किस्से कहानियाँ, वो सब हमने पहली बार आप ही के मुंह से सुना था और इस तरह से हम बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में, उजली सांस मतलब निर्मल या निर्दोष सांस के स्पर्श में, यानी कि तुम्हारे सानिध्य में हमने ये सब सीखा है, वो बताना चाहते हैं। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। तो यहाँ पर कवि अपनी बहन को क्या कहते हैं कि जलती रही तुम, मतलब खुद ने बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं, संघर्ष किया है और खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देना, मतलब खुद सहन करके औरों को सुख प्रदान करना, वो काम दीदी ने किया है। तो इस तरह से आप खुद प्रकाश फैलाती रही और आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उस प्रकाश से घर की जो गूंगी दीवारें यानी कि मौन दीवारें हैं वो उनके छप्पर और छप्पर के तिनके तिनके जो धुंधले होते गए, मतलब आलोकित होते गए, प्रकाशित होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में
हम बड़े होते गए। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो आपका ज्ञान है सर्वत्र चारों ओर फैला हुआ था, और आपके ज्ञान की रोशनी में हम धीरे धीरे बड़े होते रहे। तो आप ही वो शख्सियत है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ है, अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आपने हमें इस तरह से सुख प्रदान किया है खुद कष्ट सहन करके। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। अगर दीदी आप नदी होती तो भी हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके निकट ही होते किसी तरह। तो यहाँ पर कवि क्या बनना चाहते हैं? अगर आप नदी होती तो हम छोटी छोटी मछलियां बनकर और किसी चमकदार जो लहर होती है उस लहर में उत्साह यानी कि उत्साह से कभी छुपते, कभी बाहर प्रकट होते, इस तरह से खेलते कूदते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। और कभी कभार ऐसा भी होता कि हम सीपी बनकर अपने अंदर छोटी सी बूंदे लेते, और फिर क्या है कि मोती बनकर हम किनारों पर चमकने लगते, और इस तरह से हम आपके सानिध्य में ही रहते, आपसे हम कतई दूर नहीं होते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। तो यहाँ पर कवि उदय प्रकाश अपनी दीदी को सालों पुरानी चट्टान की तरह बताते हैं। सालों पुरानी जो एक बड़ी सी शिला हो, बड़ा पत्थर हो, उसके जैसा स्वभाव दीदी का था। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निजरता। ठोस यानी कि जो खोखला ना हो, गुजराती में हम बोल सकते पोलो, तो खोखला ना हो ऐसा पत्थर, तो ऐसा ठोस पत्थर, और ऐसे पत्थर में से कोई सोता, सोता यानी कि छोटा सा झरना नहीं निजरता, नहीं निकलता हो। तो ऐसा ठोस पत्थर, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि कि आप का स्वभाव एकदम कठोर भी था, लेकिन किसके लिए? अनुशासन के लिए। आप जब अनुशासन का जो बात आती तो आप एकदम कठोर बन जाती थी, और ऐसा देखने को मिलता था कि आपके भीतर कहीं भी नरमी का आभास नहीं होता था, कहीं भी नरमी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चे जो क्या करते थे, वहाँ पर भी हलचल मचाते थे, हो हल्ला कर देते थे, शैतानियाँ करते थे, पतंग उड़ाते थे। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। हे दीदी आप चट्टान की तरह थी, आपका स्वभाव एकदम अनुशासन प्रिय और कठोर था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी होती गई तो आपके इस कठोर स्वभाव के बीच भी आपके भीतर यानी कि आपके हृदय में जो किसी को स्थान था, तो वह हमारे जैसे छोटे छोटे परिंदों को यानी कि हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को आपके भीतर स्थान था, और वही वहाँ पर शरारतें कर सकते थे, वही खेल सकते थे। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। हे दीदी
आपके ऐसे बिल्कुल एकदम कड़क अनुशासन के बीच भी हमारे लिए झूले डाले गए थे, हमारे झूलने के लिए झूले लगाए गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डा गुड्डिया के जो खिलौने होते हैं वो रखे जाते थे। और तो और हमारे खातिर जो मालदह, मालदह मतलब जो आम होता है, आम के पेड़ पर अपने आप जो पका हुआ आम होता है उसे मालदह कहते हैं। तो ऐसा मालदह हमारे लिए ही लाया जाता था और हमारी गेंदें वहाँ पर गुम हो गई थी। अर्थात वहाँ पर हमारी गेंदें गुम हो गई थी। गेंदें खेलने की हमें अनुमति या तो इजाज़त ही नहीं थी। तो इस तरह से हमने आपका सानिध्य प्राप्त किया है। दीदी, अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि दीदी, अब आप अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई हो, यानी कि शादी के बाद जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ पर जो काम अपने मायके में करती है वही काम अपनी ससुराल में करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी वो बच्चों को संस्कार देती है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करती है, उसको पाल पोस के बड़ा करती है। तो अब दीदी शादी के बाद दूसरे घर की नींव की ईंट, नींव की ईंट गुजराती में कहे तो पायानो पत्थर बनी हो तुम, और वहां पर भी तुम्हारी इस नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, यानी कि हमारी जो गुम हुई जो गेंदें थी वो भी वहाँ पर होगी, और जो हमारे पतंग और दूसरे जो खिलौने हुआ करते थे वो भी शायद वहाँ पर होंगे। मतलब वो ही जैसे कि हमारे बचपन में जो हुआ था बिल्कुल वैसा ही आप अपने नए घर में, नए परिवार में अनुभव करोगी। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा किससे, और यो दुनिया को समझता होगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे दीदी, अब तो आप नए घर की डिबरी बनी हुई हो, मतलब एक नए घर का छोटा सा दीपक बन गई है, और वहाँ पर भी आप अपने ज्ञान का जो उजाला है, ज्ञान का प्रकाश है वह फैलाती होगी, और वहाँ जो बच्चों का अज्ञान रूपी अंधकार है उसे आप दूर करती होंगी। तो कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, जिस तरह से हम छोटे थे हमने आपके पास से पहले पहल अक्षर मतलब अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक उसी तरह वहाँ पर भी और कोई बच्चे होंगे अपनी ससुराल में, तो वो भी आपके पास अक्षर ज्ञान प्राप्त करते होंगे, आपके अनुभवों की जो किस्से कहानियाँ होगी वो सुनते होंगे, और इस तरह से ये जो नई दुनिया है उस दुनिया को जानते होंगे, समझते होंगे। तो इस तरह से आप उस घर के बच्चों को भी ज्ञान प्रदान करती होगी। हमारा क्या है दिदियारी, हारिल है हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। हे दीदी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारा तो क्या है, हम तो हारिल पंछी की तरह है। जिस तरह से हारिल कहीं अपना स्थायी निवास स्थान नहीं बनाता, उस तरह हमने भी स्थायी निवास स्थान नहीं बनाया है। हम तो आएंगे बरस दो बरस में कभी दो चार दिन, और हम क्या करेंगे
कि जब भी आपकी याद आएगी तो वर्ष 2 वर्ष में कभी आपके घर पर आ जाएंगे, आपको मिलने के लिए आ जाएंगे और फिर 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर वहाँ पर ठहरेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे कहीं और, किसी और जगह पर। तो यहाँ पर अब तो आप दूसरे घर की डिबरी हो गई हो और आपको वहाँ पर रहना है, तो हम आपके घर आएंगे, आपको मिलने के लिए आएंगे, हमारी चिंता मत कीजिए। और हम क्या है कि वहाँ पर मेहमान बनकर 2-4 दिन ठहरेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी ही तरह। ये दीदी, हमने आज तक घोंसला मतलब स्थायी निवास स्थान नहीं बनाया। किसी जगह पर स्थायी या तो स्थिर होकर हम नहीं रहते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। तो घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, किसी एक जगह पर स्थायी रूप से हमने निवास नहीं किया है आज तक। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी ही तरह। हे दीदी, आपकी तरह हमारा जीवन भी बहुत कठिन है, सरल नहीं है। तो यहाँ पर कवि उदय प्रकाश अपने जीवन में जो अपनी बहन का जो स्थान है, जो जिसके सानिध्य में वो पले हैं, बड़े हुए हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे अनुभवजन्य कहानियाँ, किस्से आदि सुने हैं और इस तरह से उनसे संस्कारित होकर वे बड़े हुए हैं। तो आज भी वे अपनी जो बहन है उसको भूल नहीं पाए हैं। वो बात इस काव्य के जरिए हमें सीखने को मिलती है। आशा रखता हूँ सभी छात्रों को यह काव्य पढ़ने में मजा आया होगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।